और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन आज उनके रांची के मोराबाद स्थित आवास पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर 80 किलो का केक काटा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन है। वे आज 80 वर्ष के हो गए हैं। गुरुजी के जन्मदिन पर आज उनके रांची के मोराबादी स्थित आवास पर 80 किलो वजन का केक काटा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर मुख्यमंत्री ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। राज्य के वरिष्ठतम आंदोलनकारी, राज निर्माता आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्म दिवस है। आज इन्होंने 80 साल अपने जीवन के सफर को तय किया है। आज इस उपलक्ष्य में बड़े तादाद में यहाँ कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्रीगण भी उपस्थित हैं और आज केक काट कर उनकी लंबी आयु की हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं और इनके योगदान को राज्य का जनमानस जब तक राज रहेगा हमेशा याद रखेगा। हम लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से, झारखंड वासियों की तरफ से आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर राजधानी रांची के एक निजी होटल सभागार में विस्तारित कार्यकारिणी समिति एवं प्रदेश के सभी पदाधिकारी के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति रही। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में झारखंड प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के निमित्त पोस्ट का विमोचन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश प्रभारी ने कहा कि गुलाम अहमद मीर ने कहा कि देश में अफरा तफरी के माहौल को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, जिसका बदलाव समाज में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। दूसरे चरण की यात्रा में 6000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा निकाली जाएगी, जो मणिपुर से मुंबई तक होगी। यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से होगी। थे और आज 2 महीने के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कोई बात नहीं है और इसको कांग्रेस पार्टी मजम्मत करती है। ये जमहूरी तरीका नहीं है जिस तरह से स्टेटों को डील किया जाता है और इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं सारी चीजों को देखकर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी एक पदयात्रा चलाई राहुल गांधी जी के क़यादत में, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली और 5000 किलोमीटर पैदल यात्रा। उस वक्त देश में जो अफरा तफरी का माहौल था, जो एक डिवाइसिव, एक डिवीजन क्रिएट करने वाला माहौल इन जमातों ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने और केंद्रीय सरकार ने पैदा किया था और उस माहौल को, उस भाईचारे को, देश को इकट्ठा रखने के लिए राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, उससे देश में फर्क पड़ा और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान घर घर खुली और तब से देश में कुछ न कुछ फर्क उसमें आया। आज आने वाले 14 तारीख से राहुल गांधी जी की दूसरी पदयात्रा शुरू हो रही है मणिपुर से मुंबई तक और ये मणिपुर से मुंबई 6700 किलोमीटर की यात्रा है। करीब 66 दिन में ये कंप्लीट की जाएगी और ये 17 स्टेटों में से गुजरेगी। 100 से ज्यादा जिले इसमें कवर होंगे और उस यात्रा का मकसद, इस पार्ट 2 की यात्रा का क्लियर कट मकसद, जो अन्याय, जो लोगों ने, आम जनता ने राहुल जी को सुनाया और उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए ये दूसरे फेज की पदयात्रा
जो 14 तारीख को शुरू होगी। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता और कोच जेनेक सोपमैन मीडिया से रूबरू हुए। हॉकी स्टेडियम में हॉकी ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए इन दिनों टीम रांची में है। सविता पुनिया ने कहा, हमें यहां आना पसंद है और हम यहां खेलने के लिए उत्साहित हैं। साथ ही सविता ने कहा कि हमारा अगला मैच अमेरिका के खिलाफ है और हम उसके लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। टीम कैसा खेल रही है इसका पता लगाने के लिए अभ्यास मैच आयोजित किए जाते हैं। हम क्वालिफाई करने और पेरिस ओलंपिक तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इस टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन करना होगा। हमने अच्छी ट्रेनिंग की है और टूर्नामेंट के लिए अच्छी तरह से तैयार है। हर टीम का अपना सम्मान होता है और क्वालिफिकेशन आसान नहीं होगा, क्योंकि हर टीम क्वालिफाई करना चाहेगी। हमें वरना की कमी खलेगी, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट भी अच्छा है। कप्तान और उप कप्तान केवल नाम है और टीम में वरिष्ठ खिलाड़ी होने के नाते हमारी टीम के प्रति कई जिम्मेदारियां हैं। हमारी टीम दुनिया की शीर्ष टीमों में से एक है। हर टीम यहां क्वालिफिकेशन के लिए है और अमेरिका उसके खिलाफ जीतने की सोच के साथ उतरेगा और हम उनकी मानसिकता जानते हैं, इसलिए हम अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि योग्यता पर दबाव है, जैसा कि हर टीम ओलंपिक या विश्व कप में जगह बनाना चाहती है। Is here for one thing only, and that is qualifying. And I think ranking and where people are and where teams stand doesn't matter anymore, because everyone knows they have an opportunity. So we need to be ready, and I think they'll come out of the gates thinking they have a real good opportunity to beat us. So we have to match their intensity. I think knowing the US mentality very well, they'll fight, and they'll fight hard, and they'll compete all the time. And I think if we can meet that competition, then I think we can play a very good match against them. They have speed, they're strong, they have some very skillful players as well with some speed up front. So we have to defend well, and if we defend well, then I think we'll get some opportunities on our own, and we have also some skills, so let's see. Look, we know a lot of teams use the high ball right now. I think we train it a lot with our defenders, to have the high ball awareness, know where that ball will come. So it's a matter of understanding the spacing, being aware of it. Let's see, I think we are pretty good in defending it. It has everything to do with being in the moment and understanding what is happening. And I always say, when you're a defender, you're never done. You can never take a break, because we're either attacking and you need to get in a position to transfer the ball. And same, if we have the ball, you need to be sure that when we turn it over, what will happen next. So I think defenders are ready and they know. And yeah, there will be times maybe that we miss trap, but that's part of the game. And then we just have to solve it and make sure that someone else is there. Answer it, she can answer it. Of course, there's pressure. Like, everyone wants to qualify. I think the Olympics is the biggest tournament there is, apart from the World Cup. So of course there's pressure. There's more pressure playing at home. Maybe not. For me, it's not so important. I actually think, having played here in Asian Champions Trophy, I really think if the crowd support us like they did in that tournament, that it can be a huge advantage for us. I really think so. वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद की बैठक के बाद पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भालचंद्र कांगो, पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि हमारे राज्य परिषद की बैठक में वर्तमान समय में झारखंड राज्य की राजनीति एवं झारखंड के जन सरोकार की नीति को किस प्रकार से हमारी पार्टी की ओर से धरातल पर उतारा जाए एवं वर्तमान की केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को किस प्रकार से उजागर करते हुए आगामी चुनाव में केंद्र की सत्ता से किस प्रकार उखाड़ फेंका जाए, इन सभी विषयों पर हमारी पार्टी काफी प्रखरता से कार्य कर रही है। बीजेपी को ये मालूम हो गया है कि हमारी जो गवर्नेंस की नीति रही है वो लगातार जो है फेल्यूर जा रही है। अभी शाहबानू के केस में आपने देखा कि गुजरात सरकार के ऊपर जिन लोगों ने बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार किया, उसकी छोटी बेटी को मारा, 14 लोगों को मर्डर किया, उनको छुड़ाने के लिए गुजरात सरकार ने पूरे कानून को लपेट लिया। कोर्ट में भी झूठी तरीके से पेशी करके उनको छुड़ाया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी व्यक्त की है। उम्मीद ये थी कि कोई भी सरकार ऐसी टिप्पणी के बाद इस्तीफा दे देगी, लेकिन गुजरात की सरकार है, वो मोदी की अब चाल पे ही चलेगी और इसीलिए उसने इस्तीफा नहीं दिया। और अब देखने हैं कि दो हफ्ते के अंदर वो लोग जेल में वापस जाते हैं कि नहीं, ये भी देखने की बात होगी। तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं
कि जिसके वजह से ये साफ जाहिर हुआ है कि मोदी सरकार जो है, बीजेपी की सरकार जो है, वो अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। ईडी से सभी मुख्यमंत्री, केजरीवाल रहे, हमारे हेमंत सोरेन रहे और कई मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, इनको तकलीफ देने की बात वो बार बार करते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दाखिल करते हैं, होता कुछ नहीं है। और हमने देखा है कि जिनके ऊपर ईडी कार्रवाई करती है वो अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो कार्रवाई ठंडी हो जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसके लिए ममता दीदी ने सच कहा कि बीजेपी ये वॉशिंग मशीन के जैसी काम करती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जनता को अवगत कराने के लिए, और जनता का जो गुस्सा है, झारखंड जैसे प्रदेश में तो मैंने पिछले टाइम भी मैं आया था जब बताया था कि यहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा लोग जो आदिवासी है वो सरकार की जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे प्रभावित हैं और उनकी कुछ समस्या है, उसके लिए वो कई जगह पर लड़ाई कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी आदिवासियों के साथ खड़ी है उनके सवालों को लेकर। तो ऐसी कई समस्या हैं, बेरोजगारी की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, किसानों के आमदनी दुगनी करने की बात थी 2022 में, वो ही नहीं, उसकी बात है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 26 नवंबर को मैं आया था तो 26, 27, 28 नवंबर को एक महापड़ाव हुआ था जिसके अंदर मजदूर और किसानों ने, हमारे आईटक के नेता है वो भी थे वहाँ पर, इन लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी रैली की थी। पूरे देश में ऐसी रैली हुई और लोगों ने मेहनतकश अवाम ने अपना गुस्सा इस सरकार की नीतियों पे जाहिर किया था। अब इन सब लोग ऐसे सवालों को छुपाने के लिए मोदी सरकार जो है अब धर्म का फिर से आसरा ले रही है। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विषय में राष्ट्र सचिव का कहना है कि वर्तमान केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ इस विषय बिंदु पर अपनी राजनीति को प्रखर करती दिख रही है एवं पूरे देश भर में इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रपति खुद गए थे, हमारे पंतप्रधान ने, प्राइम मिनिस्टर ने उसका विरोध किया था, वो गए नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी एक धर्म के साथ अपने आप को जुड़ नहीं सकती। अब ये मोदी जी और उनके पार्टी की सोच अलग है, वो अपने आप को एक धर्म के साथ जोड़ना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि इस धर्म को और इस सोच को मानने वाले ही देशभक्त है, बाकी सब देशभक्त नहीं है। ये उनकी सोच है और वो सोच को बढ़ाने के लिए मंदिर का वो जुलूस मना रहे हैं। इसीलिए हमारा कहना है कि मंदिर का निर्माण नहीं है, राजनीति है और इस राजनीति का हम विरोध करते हैं। वहीं चक्रधरपुर के लोगों के लिए बड़ी और एक अच्छी खबर सामने आई है। अब बहुत जल्द चक्रधरपुर का व्यवहार न्यायालय शुरू हो जाएगा। इसका खुलासा मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने किया है। दरअसल मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने ही विगत नवंबर के महीने में एक पत्र झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को लिखा था। इस पत्र के माध्यम से चक्रधरपुर में बनकर तैयार व्यवहार न्यायालय के भवन में न्यायालय के कार्य संचालन को शुरू करने की मांग जनहित में की थी। बैरम खान के इस पत्र का असर हुआ और झारखंड सरकार के प्रधान सचिव से विधि परामर्शी नलिन कुमार द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चक्रधरपुर का अनुमंडल स्तरीय कोर्ट यानी व्यवहार न्यायालय जल्द शुरू किया जाएगा। फिलहाल चक्रधरपुर में व्यवहार न्यायालय का कार्य शुरू नहीं होने के कारण आनंदपुर, मनोहरपुर, गोइलकेरा, सोनुआ, गुदड़ी, मनगांव एवं चक्रधरपुर के लोगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को न्याय पाने के लिए चाईबासा जाना पड़ता है, जिसमें उनको समय और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। मालूम रहे कि व्यवहार न्यायालय का भवन चक्रधरपुर के असंताली में बनकर परसों से तैयार है। दूसरी ओर बोडदा गांव के समीप जेल भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन व्यवहार न्यायालय चक्रधरपुर में संचालित नहीं होकर प्रारंभ से चाईबासा न्यायालय में संचालित हो रहा है, जिस कारण चक्रधरपुर अनुमंडल वासियों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बैरम खान ने अपने पत्र में मुख्य सचिव से आग्रह किया था, जिस पर मुख्य सचिव द्वारा प्रधान सचिव से इस विषय पर पत्राचार किया गया, जिस पर प्रधान सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि चक्रधरपुर में अनुमंडल स्तरीय कोर्ट की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसे निकट विषय में प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है। प्रधान सचिव ने इसकी जानकारी झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को देने के साथ साथ इसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव झारखंड सरकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान को भी उपलब्ध कराई है। बैरम खान इस बड़े डेवलपमेंट से काफी खुश हैं। उन्हें लगता है अब चक्रधरपुर अनुमंडल वासियों को न्याय पाने के लिए परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द उनका कोर्ट संचालित होने लगेगा, जो कि चक्रधरपुर वासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये चक्रधरपुर जनता का एक सपना
जो पूरा नहीं हो पा रहा है, ये है अनुमंडल चकधरपुर अनुमंडल का न्यायालय है। और इसका जो है एक खबर आई है और 30/11 को हमने एक पत्र लिखा था झारखंड हाई कोर्ट को, झारखंड के मुख्य सचिव को, कि चकधरपुर में जो है न्यायालय को, कोर्ट को जल्द से जल्द जो है शुरू करने के लिए। तो जिस पर आज एक हमें पत्र प्राप्त हुआ है आपके प्रधान सचिव है विधि परामर्श के जो है नालिन कुमार जी, उन्होंने महानिबंधन झारखंड उच्च न्यायालय रांची को इस पर एक पत्र लिखा है, जिस पर बताया गया है कि 16/5/2023 को चकधरपुर अनुमंडल न्यायालय के लिए जो स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, आप देख सकते हैं। इसका स्वीकृति प्रदान हो चुका है, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं था और लोग इंतजार में थे कि कब होगा। तो आज वो फाइनल दिन आ गया है। अब झारखंड उच्च न्यायालय के जो है दिशा निर्देश का भी इंतजार रहेगा कि इसे आदेश दे और जल्द से जल्द जो है इस पर काम चालू हो जाएगा। और इधर जमशेदपुर के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत होमगार्ड जवानों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण अब उनका परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है, जिसे लेकर सभी होमगार्ड जवान अपने बच्चों के शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। जमशेदपुर के कुल 132 होमगार्ड जवान का परिवार इन दिनों भूखमरी के कगार पर है, जिसमें एमजीएम अस्पताल में 90 और सदर अस्पताल में 42 जवान कार्यरत हैं। सदर अस्पताल में पिछले 6 महीने से, जबकि एमजीएम अस्पताल में 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। कई बार इन जवानों के द्वारा सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य मंत्री से वेतन देने की मांग की गई है, लेकिन आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से इन 132 जवान के परिवार भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, इन परिवारों को बच्चों शैक्षणिक स्थिति में भी परेशानी उत्पन्न हो गई है। फीस नहीं देने से स्कूल प्रबंधन बच्चों को स्कूल से निकाल देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं राशन दुकान से इन्हें राशन भी नहीं मिल पा रहा है। जवानों का ये भी कहना है कि शहर के ही स्वास्थ्य मंत्री रहने के बावजूद अनदेखी की जा रही है। ऐसे में अगर जल्द ही कोई पहल नहीं हुई तो वे लोग आंदोलन की राह चुनेंगे। फिलहाल सभी जवानों ने उपायुक्त से भेंट कर वेतन देने की गुहार लगाई है। सदर हॉस्पिटल में 42 जवान होमगार्ड का ड्यूटी करते हैं, जिनका वेतन 6 माह से नहीं मिला है, और एमजीएम अस्पताल में 90 जवान जो ड्यूटी करते हैं होमगार्ड जवान, जिनका 3 माह से वेतन अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए डीसी महोदय से हम लोग मिलने आए थे। डीसी महोदय ने बोले कि बहुत जल्द ही आप लोग को पेमेंट निकलवा दिया जाएगा, और सीएस से भी बात की और डीएस नकुल चौधरी से भी बात की। तो होमगार्ड जवान को घर चलाने में बहुत दिक्कत हो है, जिसका 6 माह पेमेंट नहीं मिलेगा वो घर कैसे चलाएंगे। इससे पहले भी आप लोग जो है जो बात किए थे विभाग से, स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग मिले हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री जी डीसी सर को लेटर लिखे थे, उसके बाद आज हम लोग आकर डीसी सर से मिले। कितना दिन पहले आप लोग भेंट की? स्वास्थ्य मंत्री जी से कम 8 दिन पहले हम लोग मिले हुए थे। और 6 महीने से आप लोगों को वेतन नहीं है? ये 6 महीना में कभी विभाग से ऐसा कुछ नहीं बात हुआ? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। आपके कमांडर से? कमांडर अपना लेटर लिखते हैं, रिमाइंडर देते रहते हैं, कुछ पर कुछ अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग को डीसी सर बहुत परेशानी है। परेशानी तो क्या बोला जाए, बहुत सारा परेशानी है कि झेल रहे हैं हम लोग। किस तरह परेशानी है आपको? परेशानी है कि बाल बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी जान ही रहे हैं कि स्कूल में फीस क्या है। फीस नहीं दे पा रहा है तो मास्टर लोग भी बोल रहा है कि स्कूल से आपका बच्चा का नाम काट देंगे, बाहर निकाल देंगे। राशन दुकान वाला राशन नहीं दे रहा है, कितना दिन उधारी खिलाएगा आपको? 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक पेमेंट नहीं मिलेगा, कितना दिन खिलाएगा? और इधर आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हथियाडी में निर्माणाधीन जमुना ऑटो कंपनी के विरोध में उतरे ग्रामीणों पर पुलिस ने सख्ती बरतते हुए 21 आंदोलनकारी महिला पुरुषों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि हथियाडी में स्थापित हो रहे जमुना ऑटो का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। पूर्व में ग्रामीणों से समझौते के बाद बीते सोमवार को पुनः ग्रामीणों ने कंपनी स्थापना का विरोध शुरू कर दिया था। इस मामले में झारखंडी खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन चल रहा था। ग्रामीणों को बार बार समझाने का हर संभव प्रशासन ने प्रयास किया, लेकिन जब ग्रामीण लगातार विरोध में अड़े रहे तो बुधवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर इतनी बड़ी संख्या में महिला पुरुष को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने पर जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा।
छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। और सिंहभूम यूरेनियम मजदूर यूनियन की ओर से जादूगोड़ा में झामुमो सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 80वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मौके पर काफी संख्या में यूनियन से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस मौके पर जादूगोड़ा अस्पताल चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिंहभूम यूरेनियम मजदूर यूनियन के अध्यक्ष झामुमो केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन, यूनियन के महासचिव रमेश माझी, गोड़ा बांदा के जिला पार्षद शिवनाथ मार्डे समेत यूनियन के कई पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन के इस अवसर पर ठंड से बचाव को लेकर काफी संख्या में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर यूनियन के अध्यक्ष झामुमो के केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन के हाथों केक काटकर लोगों के बीच वितरण किया गया। साथ ही ग्रामीणों के बीच लड्डू का भी वितरण किया गया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन पर बाबूलाल सोरेन ने लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन के वजह से ही झारखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ है। जन कल्याणकारी काम कर राज्य का सर्वांगीण विकास कर रही है। नामदाता माननीय श्री शिबू सोरेन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है। बर्थडे सेलिब्रेशन के शुभ अवसर पर आज शुमू यूनियन दोबारा एक दिवसीय साथ में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जो 50 से जैसे हेमंत सरकार दोबारा घोषणा किया कि 60 बहुत ही हो रहा है, हम लोग का जीवन बहुत कम हो गया है, तो वृद्धा पेंशन जो 50 साल से ऊपर वाला को हक दिया है विधवा पेंशन का, उसी ये को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज 50 से ऊपर वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों को शुमू यूनियन दोबारा कंबल वितरण का आयोजन रखा गया है। तो तमाम झारखंड वासियों को मैं जोहार के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो हम लोग सोना झारखंड को जो अलग करने का श्रेय श्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन और चंपा सोरेन को श्रेय देते हैं हम लोग। तो आज इसी के लिए हम लोग इकट्ठा हुआ है और कंबल वितरण कर रहे हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन 80 साल का हो चुका है और उसका अभी भी जोश बरकरार है कि हमारा गरीब दुखिन के झारखंड वासियों, आदिवासी मूलवासी को किस तरह उभारेंगे, किस तरह विकास को अंजाम देंगे, उसी के लिए हमारे हेमंत सरकार दोबारा बड़ा काम करने का काम किया है। और इधर हिंदू हृदय सम्राट पूर्व विधायक स्वर्गीय दीनानाथ पांडे की पुण्यतिथि पर उनके बर्मा माइंस लक्ष्मीनगर स्थित स्मारक स्थल पर उन्हें अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्माणाधीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। वहीं हिंदू संगठन घर घर जाकर अक्षत प्रदान कर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसी कड़ी में बर्मा में श्री राम मंदिर, बाबा कुटी और विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक शोभा यात्रा निकालकर संगठन से जुड़े लोग लक्ष्मीनगर स्थित पूर्व विधायक स्वर्गीय दीनानाथ पांडे के स्मारक स्थल पर पहुंचे। इस दौरान पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक स्वर्गीय दीनानाथ पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं अयोध्या वीर और हिंदू हृदय सम्राट के रूप में चर्चित होने के कारण उनकी प्रतिमा पर अक्षत समर्पित किया गया। साथ ही उनकी आत्मा को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। को धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और ये आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये स्वर्गीय दीनानाथ पांडे स्मारक समिति की तरफ से, जिसके अध्यक्ष हमारे जेपी यादव जी हैं, इनके ही ये जो है आपका नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया है।
और इन यहाँ पर जो बाबा की प्रतिमा है स्वर्गीय दीनानाथ पांडे जी को, इनको अयोध्या वीर के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर के जितने कार सेवक तो वो सभी इनके ही नेतृत्व में वहाँ गए थे अयोध्या उस समय। तो आज इनको आमंत्रित करने के लिए बर्मा मैन से श्री राम मंदिर समिति बाबा कुटी और विश्व हिंदू परिषद के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जनार्दन भैया, मनीष जी, चंदन दास जी, कन्हैया पांडे जी, इन सभी के नेतृत्व में एक बड़ा जत्था यहाँ पर आया और बाबा की प्रतिमा को यहाँ आमंत्रित करने के लिए इन लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है। वहीं पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती पर विभिन्न राजनीतिक दल और संगठनों द्वारा स्टेशन चौक पर सुनील महतो की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कुर्मी सेना झारखंड आंदोलनकारी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा भी पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नेताओं ने स्वर्गीय सुनील महतो अमर रहे के नारे लगाए। वहीं स्टेशन चौक पर लगे सुनील महतो की मूर्ति का हाथ टूटा देख कुर्मी सेना के नेताओं ने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर रोष प्रकट किया। झारखंड आंदोलनकारी हरमोहन महतो ने कहा कि झारखंड में जेएमएम पार्टी की सरकार है, फिर भी शहीदों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। स्वर्गीय सुनील महतो सांसद रहते हुए एक कार्यक्रम के दौरान नक्सली हमले में मारे गए थे, लेकिन आज तक उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। अगर 4 मार्च पुण्यतिथि तक झारखंड सरकार मूर्ति नहीं लगाती है तो इसको लेकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। वहीं कुर्मी सेना के नेता शालेंद्र महतो ने कहा कि साल भर से स्वर्गीय सुनील महतो की मूर्ति का हाथ टूटा हुआ है, लेकिन जेएमएम पार्टी के किसी विधायक या नेता ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुर्मी सेना स्वर्गीय सुनील महतो की जल्द इस स्थान पर नई मूर्ति स्थापित करेगी। राजकुमार भाई ये जो मूर्ति लगी हुई स्टेशन के चक्कर में, ये राजकुमार भाई का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2007 में 4 मार्च को उनकी हत्या के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है लोकसभा के अंदर में, और बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड जिसको मिला सोमनाथ चटर्जी और इंद्रजीत गुप्ता। तो लोकसभा के एक जो है आदरणीय सांसद थे और इनकी काफ़ी प्रतिष्ठा और सम्मान थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों बीत जाने के बाद भी आज भी इनको शहीदों का दर्जा नहीं मिला। दूसरी बात है कि सुनील दा के साथ इस नक्सली द्वारा जो हत्याकांड को अंजाम दी गई थी, उसमें प्रभाकर महतो का पत्नी को नौकरी दी गई है, सरकारी नौकरी। दूसरा है कृष्णा महतो का पत्नी को भी सरकारी नौकरी दी गई है। और आपको बता दे रहे हैं कि सुनील महतो का परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। और शुरू में जो बात आपको बोले कि इनको आज तक शहीदों का दर्जा भी नहीं मिला है, दुर्भाग्य की बात है। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे राजकुमार भाई को कि अभी जो हम लोग जिस स्थल पर खड़े हैं इसको साफ सफाई अपने स्तर से किए हैं, इसलिए तमाम लोग हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। और सरकार से मांग करना चाहते हैं, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार से, अगला 4 मार्च को उनका शहादत दिवस है। 4 मार्च तक इनका जो मूर्ति टूटा हुआ है इसको पूर्ण निर्माण करके इसको लगाया जाए, अन्यथा 4 मार्च को हम लोग यहाँ स्टेशन चौक जाम कर देंगे। शहीद सुनील महतो जी के जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और कुर्मी सेना की ओर से ही हम कहना चाहते हैं, कई वर्षों से यहाँ स्टैचू लगा हुआ है, इसका किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं हो रहा और हाथ भी इनका टूटा हुआ। ना इसमें जेएमएम सरकार ध्यान दे रही है और ना अन्य लोग जो पार्टी के लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं। इनके नाम से राजनीति करना सीखे हैं सब। आज इनका अपमान किया जा रहा है। हम कुर्मी सेना की ओर से हम बोलना चाहते हैं, 1 सप्ताह के अंदर बताएं कौन बनाएंगे, अगर नहीं बनाएगा तो कुर्मी सेना की ओर से मूर्ति का नया निर्माण, नई मूर्ति यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं 4 मार्च। वहीं बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर विभाग के निर्देश पर विद्यालय के पोटका क्षेत्र में सीटी बजाओ बच्चा बुलाओ अभियान चलाया गया। शिक्षा विभाग के निर्देश पर पोटका क्षेत्र के सभी प्राथमिक, मध्य, उच्च विद्यालय एवं +2 विद्यालयों में सीटी बजाओ बच्चा बुलाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाया जा सके। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं गली मोहल्ले में सीटी बजाते नजर आए। विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि विभाग के निर्देश पर योजना चलाई जा रही है, बच्चों की संख्या बढ़े और उपस्थिति बनी रहे, इसके मद्देनजर ये अभियान चलाया जा रहा है। बच्चा बुलाओ स्कूल की ओर जो बच्चे की घटती संख्या है उसका एक योजना है सरकार की कि बच्चे सर्वाधिक उपस्थिति हो और बच्चे पठन में सुधार आए। जो विद्यालय के जो पोषक क्षेत्र हैं
इस पोषक क्षेत्र के अंतर्गत ही ये अभियान चल रहा है। उधर गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला स्तरीय झंडोत्तोलन समारोह की तैयारी को लेकर गुरुवार को समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने की। इसमें प्रमुख अधिकारियों और कॉरपोरेट कंपनियों के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी को उनकी जिम्मेदारी बांटी गई। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय गोपाल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्य अतिथि सुबह 9:05 पर झंडोत्तोलन करेंगे। परेड और झांकियों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही झांकियों को आकर्षण रूप देने की बात कही। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस मौके पर एसपी कौशल किशोर ने कहा कि गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, उसको लेकर हम सभी ने तैयारी कर ली है और किसी तरह की भी व्यवस्था ना बिगड़े, उसको लेकर भी हम लोग चौक चौराहों पर जवानों की तैनाती करके रखेंगे। मीटिंग में क्या बात हुई? साल 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो जिला स्तरीय समारोह कार्यक्रम होगा, उसका हम लोगों ने संपूर्ण तैयारियों का समीक्षा की है और निर्देश दिए हैं। गोपाल मैदान में 9:05 में झंडोत्तोलन मुख्य अतिथि के द्वारा किया जाएगा और उस पर झांकियों का प्रदर्शन होगी और जो जिले में जो बेहतर जो प्रदर्शन किए हैं अपने अपने क्षेत्र में उनको पारितोषिक भी दिया जाएगा और उस दिन संध्या समय लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने सभी को अनुरोध किया है कि 15 तारीख तक जमशेदपुर शहर ही इलाके में यातायात प्रणाली को सुधार करने के लिए सुझाव मांगे हैं। ईमेल के माध्यम से या हार्ड कॉपी के माध्यम से परिवहन कार्यालय में ज़्यादा अभी तक लगभग 80 सुझाव आए हैं और हम अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जिनको इसके बारे में जानकारी है वो सुझाव दें और हम लोग बहुत जल्दी जो है इन सभी सुझावों पर एग्जामिन करके एक स्टेक होल्डर्स का बैठक करेंगे। सर आज मीटिंग में क्या बात हुई? गणतंत्र दिवस 2024 को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल कितनी टुकड़ियाँ परेड में भाग लेगी, परेड के रिहर्सल कौन से दिन होंगे, अंतिम रिहर्सल 24 तारीख को होगी और इसमें जिला बल के, जैब के, होमगार्ड के, स्काउट गाइड के और एनसीसी की प्लाटून इसमें शामिल होंगी और साथ ही साथ उसकी निजी व्यवस्था चाक चौबंद तरीके से रहे, ट्रैफिक की किसी प्रकार की समस्या न हो, उसको लेकर के विस्तृत चर्चा की गई। तो पूरा समारोह बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, भव्य तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर के जो है निर्देश जारी किए गए हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।